हेलो फ्रेंड्स, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। उसके फर्स्ट एक्सरसाइज की आज थ्योरी के इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आया हूं। देखिए, क्लास 12 के इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्लास 11 का थोड़ा सा बेसिक आना जरूरी है। तो पहले हम थोड़ी सी देर बेसिक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक में सबसे पहले जो टॉपिक है वो है सेट। तो सेट को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब सर आपने यहाँ पर डेफिनेशन तो लिखी है पर साथ साथ अंडरलाइन किया है। बिल्कुल सही। यहाँ पर इस डेफिनेशन में यहाँ पर दो कीवर्ड्स हैं जो कि वेल डिफाइंड और कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। अब इनके बारे में बताते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब है कि अगर हम कोई भी सेट बना रहे हैं तो वो बिल्कुल वेल डिफाइंड होना चाहिए। सर कैसे? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि टॉप 2 बैट्समैन का नाम बताइए, तो मे बी आपके बिहाफ में वो बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी या एवी डिविलियर्स हो सकते हैं। मेरे हिसाब से विराट कोहली और सुरेश रैना हो सकते हैं। तो आंसर में वेरी आ सकता है। इट मींस ये आंसर तो सही है बट वेल डिफाइंड आंसर नहीं है। मतलब आपका आंसर और मेरे आंसर में मैचिंग नहीं हो पा रही है। अब मैं कोई और क्वेश्चन अगर आपको दूं कि फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर बताइए, तो आपका आंसर भी 1 और 2 रहेगा और मेरा आंसर भी 1 और 2 रहेगा। तो देखिए यहां पर दोनों के आंसर मैच हो रहे हैं। इट मींस अब ये ऐसा हम कलेक्शन कर रहे हैं कि जो बिल्कुल वेल डिफाइंड। तो आप यहां देखिए, वेल डिफाइंड का मतलब है जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, सेकंड पर्सन कोई भी अगर आंसर दें तो बिल्कुल सटीक आंसर आना चाहिए। और कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब है, कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना और डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स आने चाहिए। इट मींस कोई भी चीज रिपीट नहीं हो सकती। इट मींस जैसे कि नेचुरल नंबर पूछे थे तो 1 और 1 नहीं बोल सकते क्योंकि वो इक्वल हो जाएंगे। तो सेट से बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो प्रॉपरली पूरे वेल डिफाइन होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो सेट को साथ में एग्जांपल देखिए, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। एलिमेंट्स में भी न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, अल्फाबेटिकल भी हो सकते हैं। सबसेट की बात कर लें। सबसेट एक सेट का ही एक पार्ट होता है। क्या है? देखिए, लेट ए एंड बी आर एनी 2 सेट्स। मान लिया कि ए और बी 2 सेट हैं, तो ए को सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए को बी का सबसेट कहेंगे कब? जब सेट ए के हर एक एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, जब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। जस्ट लुक एन एग्जाम्पल, A is equal to 1 2 3। A के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड B हैज कंटेन 1 2 3 4 5। सेट B के पास 5 एलिमेंट्स है। बट आप यहां देख रहे होंगे देयर आर 3 एलिमेंट्स इंक्लूड इन सेट B। मतलब A के हर एक एलिमेंट B में मौजूद है। 1 2 3 आर कंटेन इन B। तो इट मीन्स A प्रॉपर्ली पूरा का पूरा B में कंटेन है। तो हम कह सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। दिस इज अ साइन ऑफ सबसेट। ठीक है, दैट इज A इज अ सबसेट ऑफ B। मतलब हमने ये पढ़ लिया, सेट पढ़ लिया। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का। सबसेट पढ़ लिया कि सर सबसेट उसको कहेंगे जो सेट दूसरे सेट में पूरा का पूरा कंटेन करेगा। थर्ड चीज नोट में लिखिए, नंबर ऑफ सबसेट। अगर मैं टुकड़ों की बात करूं, सबसेट्स की बात करूं, तो 2 की पावर n होता है इसका फॉर्मूला, और n जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इससे आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक ध्यान रखना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? लेट a एंड b एनी 2 सेट्स एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू a, b is an ordered pair such that A belongs to set A and B belongs to set B। सर इसका मीनिंग क्या है? 2 सेट के बीच में अगर कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए, सेट के बीच में ये क्या है? ऑपरेशन है। तो 2 सेट्स के बीच में इस तरीके का ऑपरेशन कि इसके एलिमेंट्स क्या आते हैं? ऑर्डर पेयर में आते हैं, और जिसका पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता है। तो ऐसा जो सेट बनता है उसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। एन एग्जाम्पल दिया है, सेट A कंटेन 1 and 2 एलिमेंट्स एंड सेट B कंटेन A B। मैंने बताया था सेट के अंदर अल्फाबेटिकल भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो देखिए, मैं अगर A और B के सेट के बीच में अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन लगाऊं तो क्या हो जाता है? A क्रॉस B इज इक्वल टू, ऑर्डर पेयर किस तरह से बनेगा पहले मैं बाय इमेज बता दूं कैसे बनेगा। देखिए, सेट A और सेट B इनके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है, तो 1 में हैव 2 चॉइस
A1 एंड AB। तो 1 के पास दो चॉइस है, 1A 1B। तो देख रहे होंगे जो भी ऑर्डर पेयर बन रहा है, ऑर्डर पेयर का मतलब यह है कि जो भी एलिमेंट्स की पोजीशन है वो फिक्स है। क्या फिक्स है सर? फर्स्ट जो एलिमेंट्स आ रहा है वो कहाँ से आ रहा? A से आ रहा है, और सेकंड एलिमेंट्स कहाँ से आ रहा है? B से। क्यों आ रहा है सर? क्योंकि A क्रॉस B कर रहे हैं। सिमिलरली सर फर्स्ट एलिमेंट A से आ रहा है, देख लीजिए आप, और सेकंड एलिमेंट कहाँ से आ रहा है? B से। ऐसी टू हैव अनदर टू चॉइस, 2A एंड 2B। तो आप देखेंगे, देखिए 2A एंड 2B, और 2 इज the element of A set and A is element of set B, and similarly 2 is the element of set A and B is the element of set B। तो आप ये देख रहे होंगे कि सर जो भी ऑर्डर पेयर बन रहा उसकी हर एक एलिमेंट की पोजीशन फिक्स है। कैसे पोजीशन फिक्स है? कि पहला एलिमेंट A सेट से और दूसरा एलिमेंट सेट B से आ रहे हैं। बट अगर हम B क्रॉस A निकालते हैं, मैंने कहा था ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा? पहले सेट से। तो ध्यान दीजिए B क्रॉस A है, इट मीन्स अब पहला एलिमेंट कहां से आने वाला है? B से। देखिए मैंने अब दोबारा इमेज बनाई है, B और A, इसके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा हूं। तो A के पास 2 चॉइस है, A के पास 1 और 2। तो A1 A2 मतलब फर्स्ट एलिमेंट B से, सेकंड एलिमेंट A से, फर्स्ट एलिमेंट B से, सेकंड एलिमेंट A से। तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे हम किसी दो सेट के बीच में। तो ये था हमारा 11th का बेसिक। आइए चलते हैं इसी बेसिक के साथ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1। तो चलिए पहले टॉपिक को लेके चलते हैं, जिसका नाम है रिलेशन। चैप्टर का नाम भी है रिलेशन फंक्शन। तो पहले हम इस एक्सरसाइज में रिलेशन को पढ़ रहे हैं। रिलेशन क्या होता है? A and B are two sets. Any relation R from A to B is a subset of A cross B। सर इसका मतलब क्या हुआ? देखिए रिलेशन क्या है? A और B दो सेट हैं। Any relation from A to B, A सेट से B सेट में कोई रूल इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इतनी बात ध्यान रखनी है। देखिए थोड़ी सी ना इसकी जो डेफिनेशन है थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लग सकती है, बट आप जब एक बार एग्जांपल कर लेंगे ना, मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि फिर आपको रिलेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो फिलहाल अभी केवल ये बात ध्यान रखनी है, रिलेशन एक रूल होता है जो सेट A के एलिमेंट को सेट B के एलिमेंट में क्या करता है? मैप करता है। और देखिए उसके बाद क्या लिखा है? इफ x, y बिलोंग्स टू R। अब सर रिलेशन R से डिफाइन हो रहा है, और पर उसके अंदर एलिमेंट x, y क्यों आ रहे हैं? ये बात भी ध्यान रखने वाली है। रिलेशन एक सेट होगा, मतलब रिलेशन जो बनेगा वो एक सेट बनेगा, बट उसके अंदर जो एलिमेंट्स आने वाले हैं वो ऑर्डर पेयर आने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट आते हैं वो क्या आते हैं? ऑर्डर पेयर। इट मींस R के अंदर, रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट आने वाले हैं वो कैसे आने वाले हैं? ऑर्डर पेयर में आने वाले हैं। और उस ऑर्डर पेयर को पढ़ेंगे कैसे? एन ऑर्डर पेयर x, y बिलोंग्स टू R। तो वी से दैट x is related to y। इट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट रिलेट कर रहा है किससे? y से रिलेट कर रहा है, सेकंड एलिमेंट से, और x रिलेट टू y, ऐसा भी डिनोट किया जाता है। तो इसको थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में लिख लेते हैं। रिलेशन r इज इक्वल टू x, y। देखिए मैंने कहा था ऑर्डर पेयर है, कहां से आया है? A क्रॉस B से आया, तो डेफिनेटली फर्स्ट एलिमेंट A से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट B से बिलोंग करेगा। और क्या है रूल जो लग रहा है? क्या x रिलेट करेगा किससे? y से। तो इस तरीके से ये मैथमेटिकल टर्म है। चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं, और डेफिनेटली मैं श्योर हूं कि इस एग्जांपल से रिलेशन आपका डेफिनेटली पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपको रिलेशन टॉपिक पूरी तरीके से बेस्ट में बेस्ट आने वाला है। चलिए एग्जांपल, तो इफ एक सेट लेते हैं, इफ A इज इक्वल टू 2,3, एक सेट है जिसके अंदर 2,3 दो एलिमेंट्स हैं, एंड B इज इक्वल टू 4,9। B सेट के अंदर दो एलिमेंट है 4,9। तो हमने बताया था इसके A एंड B का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा? 2,4, 2,9, 3,4, 3,9। ये हम निकाल चुके हैं, क्लास 11th का है और हमने बेसिक में भी पढ़ चुके हैं। अगर सबसेट की बात करें, देखिए सबसेट के लिए मैंने बताया था पहले नंबर ऑफ सबसेट देख लेते हैं। नंबर ऑफ सबसेट हमें पता है रूल होता है 2 की पावर n। इसका सबसेट निकाल रहे हैं, क्यों सर इसी का सबसेट क्यों निकाल रहे हैं, इनका क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि हमें रिलेशन बताना है, और रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B।
बी, मतलब ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है रिलेशन। अभी बिल्कुल दिखेगा आपको, बिल्कुल क्लियरली दिखेगा कि कैसे रिलेशन सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो देखिए पहले मैं सबसेट की बात कर लूं तो सबसेट इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, चारों ऑर्डर पेयर हैं, 4 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो इनके इसके होंगे किसके, ए क्रॉस बी के, वो क्या होगा 2 की पावर 4, 4 इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, इट मींस इसके 16 सबसेट होंगे, मतलब ये कह सकते हैं इसके 16 तरीके से टुकड़े किए जा सकते हैं। इट मींस क्या बोला सर ने, 16 तरीके से टुकड़े, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं इसको अलग अलग डिवाइड करूं, मतलब इसके मैं सबसेट लूं, एक सबसेट ऐसा भी हो सकता है जब मैं कोई भी एलिमेंट चूज ना करूं, जिसको बोलते हैं फाई, नल सेट। तो फाई एक सबसेट होगा इसका, जो सबसे छोटा सबसेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट चॉइस नहीं ली है, ठीक। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि केवल ये वाला एलिमेंट लूं, केवल 2,4 एक ऑर्डर पेयर में कलेक्ट करूं। ऐसा भी हो सकता है केवल 2,9 हो, 3,4 हो या 3,9 हो, सेपरेट भी हो सकते हैं क्या, सबसेट। ये थे तो सिंगल एलिमेंट्स के सबसेट, ठीक। उसके बाद इसका सबसेट और भी हो सकते हैं, क्या पता चॉइस ये दोनों की हो, क्या पता इन दोनों की हो, क्या पता इन दोनों की हो, तो अलग अलग चॉइस बनेगी, पर टोटल चॉइस हमारे पास कितनी होगी, 2 की पावर 4, इट मींस टोटल चॉइस हमारे पे 16 होगी सबसेट की। तो मैं सारे नहीं लिखकर मैंने कुछ लिख दी हैं, बस आपको समझने के लिए कि 5 भी हो सकता है, सिंगल एलिमेंट्स का भी हो सकता है, डबल एलिमेंट्स का भी हो सकता है, एनी 2 एनी 3 भी हो सकते हैं, फर्स्ट 3 लास्ट 3 मिड 3, ठीक, एनी 3 भी हो सकते हैं, और फिर टोटली 4 भी हो सकता है। अब हम बता रहे हैं टोटली 4 मतलब ऑल एलिमेंट्स, इसका मतलब तो ये यही हो गया। तो ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा 5 भी हो सकता है जिसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, सबसे बड़ा जिसमें सारे इन्वॉल्व हैं मतलब ए क्रॉस बी, वो भी सबसेट हो सकता है। तो ये हमारे सबसेट है। अब रिलेशन, तो देखिए इसके बाद अब रिलेशन कैसे बता रहे हैं, मैंने बोला R1 कोई एक रिलेशन है, रिलेशन मोर देन 1 हो सकते हैं क्योंकि रूल है कुछ भी लग सकता है। तो मैंने बोला रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब अभी आप देखेंगे ये ए क्रॉस बी के सारे सबसेट आ गए हैं, इन्हीं के अंदर से निकल के आएगा रिलेशन। कैसे सर, R1 बोला है आपने इज इक्वल टू x, y, R1 जो रिलेशन है उसके अंदर ऐसे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। बस इतना समझ लीजिए, ये पूरी वीडियो का टर्निंग पॉइंट है जो अब पढ़ना जा रहे हैं हम। क्या सर, R1 ऐसा सेट है जिसके अंदर वो ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, कौन से, जो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, सच दैट y इज स्क्वायर ऑफ x, मतलब x, y में ऑर्डर पेयर x, y में वो वाले ऑर्डर पेयर जिसमें y जो हो वो x का स्क्वायर हो। तो अब देखेंगे, देखिए यहां से निकालने की जरूरत, ये तो दिखेगा हमें, क्वेश्चन हमारे यहीं से देखेंगे ए क्रॉस बी में ऐसी प्रॉपर्टी कौन कौन सा ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर रहा। तो देखिए ये x, ये y, तो देखिए y इज स्क्वायर ऑफ x, यस 2,4 इज सेटिस्फाई दैट रूल, इट मीन्स R1 जो रिलेशन है, R1 जो रूल है, मैंने बताया था, देखिए यहां मैंने वही चीज बोला था कि रिलेशन एक रूल होता है जो सेट A के एलिमेंट को सेट B के एलिमेंट में क्या करता है, रिलेट करता है। तो यही पढ़ रहे हैं हम। तो देखिए सेट A के एलिमेंट को सेट B के एलिमेंट से कैसे रिलेट कर रहा है सर, y इज स्क्वायर ऑफ x। अब y स्क्वायर है x का, मतलब ये सेकंड एलिमेंट स्क्वायर होना चाहिए फर्स्ट वन का। तो देखिए 2,4 हो रहा है, 2 9 नहीं हो सकता बिकॉज 9 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ 2, तो ये नहीं आ सकता। 3,4 भी नहीं होल्ड कर रहा है इस रिलेशन को या इस रूल को। 3,9, यस 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, देखिए सेकंड वन इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वन, इट मींस इस रूल को सेटिस्फाई करने वाले कितने ऑर्डर पेयर हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। देखिए तो इस R1 रिलेशन या R1 रूल को सेटिस्फाई करने वाले ये 2 ऑर्डर पेयर हैं। जो हमारा R1 आया, देखिए 2,4 और 3,9, ये क्या है, अगर यहां सबसेट में ढूंढे तो आप देख रहे होंगे कि ये वाला सबसेट
देखिए ये किसका सबसेट, ए क्रॉस बी के। मैंने बताया था ये सारे टुकड़े हैं। कितने टुकड़े हो सकते हैं ए क्रॉस बी के? 16 टुकड़े हो सकते हैं सर, 16 सबसेट हो सकते हैं। तो कौन सा सबसेट आ रहा? दिस वन, 2, 4, 3, 9। तो मैंने कहा था रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखिए ये ए क्रॉस बी के सारे पॉसिबल सबसेट्स हैं, उन्हीं में से कोई सा आएगा। देखिए R2 की बात कर लेते हैं। R2 ऐसा रिलेशन है x, y सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ y। अब की बार क्या बोला है? फर्स्ट वन इज स्क्वायर ऑफ y लिखा है ना, x इज स्क्वायर ऑफ y, फर्स्ट वन इज स्क्वायर ऑफ y। फिर वही करेंगे a क्रॉस b में, देखेंगे कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट वन इज स्क्वायर ऑफ y, नहीं, 2 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ 4, ठीक, 2 is also not a square of 9 and this one is also not satisfy this rule. फर्स्ट वन इज स्क्वायर ऑफ सेकंड वन। तो देखिए ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता। इट मीन्स इस रूल को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं मिला मुझको। इसका मतलब इस रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला। इट मीन्स 5 और इट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए आ रहा है ना, आप देख रहे हैं आंसर जो हमारा रिलेशन आ रहा ना वो इन्हीं पॉसिबल सबसेट में से कोई ना कोई एक होगा। या तो 5 होगा, या कोई सिंगल वाला होगा, या कोई डबल वाला होगा, या ट्रिपल वाला, या कंप्लीटली कौन सा होगा, ए क्रॉस बी। देखेंगे अभी रूल थर्ड को पढ़ते हैं। x, y मतलब रिलेशन R3। देखिए डिफरेंट मैं रूल बता रहा हूं जिससे क्लियर हो जाए रिलेशन। तो R3 ऐसा रूल है, कैसे ऑर्डर पेयर आने वाले हैं इस सेट में, x, y सच दैट। देखिए ये ऑर्डर पेयर वो कंडीशन बता रहा है कि वो वाले ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस रूल को सेटिस्फाई करेंगे। तो कैसा है, x, y वो ऑर्डर पेयर आएगा जो कैसे रूल सेटिस्फाई करना है, y इज इक्वल टू x प्लस 2। इट मीन्स ऐसा सेटिस्फाई करना है कि y जो है सेकेंड वन इज ग्रेटर देन फर्स्ट वन, y इज इक्वल टू x प्लस 2। मतलब फर्स्ट में 2 जोड़े तो सेकेंड आ जाए, यही तो मतलब है इसमें कि x पे 2 जोड़े तो y आ जाए। तो देखिए x पे 2 जोड़े तो ये आप देख रहे होंगे 2 पे अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 4 आ जाएगा। सर दिस वन इज सेटिस्फाई दैट रूल, इट मीन्स इट इंक्लूड दैट एलिमेंट। इधर देखिए फर्स्ट में अगर 2 जोड़ूंगा तो 9 नहीं आ रहा है, इसमें 3 में 2 जोड़ूंगा 4 नहीं आ रहा है, 3 में 2 जोड़ूंगा 9 नहीं आ रहा है। तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, केवल किसको छोड़ के, फर्स्ट वन को। तो इस रिलेशन R3 के अंदर कौन सा ऑर्डर पेयर आया है, 2, 4 और दैट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस ए क्रॉस बी। तो देखिए ये वाला सबसेट आ गया। इसका मतलब सर आप जो भी रिलेशन का आंसर निकाल रहे हो वो कहां से आ रहा है, इन्हीं पॉसिबल सबसेट में से कोई ना कोई एक होगा, एक कोई भी टुकड़ा होगा। क्योंकि हमने जितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना पॉसिबल पार्ट्स, पॉसिबल सबसेट यहां लिखे हुए हैं। R4 की बात कर लेते हैं। सर a, b ऐसे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। देखिए थोड़ा सा अलग रूल दे दिया। अब इसने क्या बोला है, ऐसे ऑर्डर पेयर जिनको जोड़ने पर नेचुरल नंबर मिले, और वी नो दैट नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए ऐसे ऑर्डर पेयर कौन कौन से होंगे, 2 प्लस 4 इट इज 6, इट मीन्स दैट इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। तो दैट एलिमेंट इंक्लूड इन दैट सेट 2, 4, 2, 9, 11 इट ऑल्सो नेचुरल नंबर, 3, 4, 7, 3, 9। तो ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं दैट रूल को, तो ये इसके अंदर आ जाएंगे। और आप देख रहे होंगे सारे आ गए, इसका मतलब ये सारे आ गए, मतलब ए क्रॉस बी। और ये कौन सा सबसेट बना, सर ये सबसे बड़े वाला टुकड़ा बना, सबसे बड़े वाला सबसेट बना। तो आप देख रहे होंगे जितने रिलेशन के आंसर निकाल रहा हूं ना मैं, सारे रिलेशन के आंसर क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखिए आगे लास्ट वन पढ़ लेते हैं। R5 जो है a, b ऐसे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं जिसमें क्या है, a एंड b आर आइदर इवन और ऑड। तो या तो इवन हो या ऑड हो। तो आप बोलेंगे सर a, b ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जो या तो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो। तो कौन से आएंगे, देखिए 2, 4 बोथ आर इवन, तो ये आएगा। 2, 9 2 इज इवन एंड 9 इज ऑड, तो ये कंटेन नहीं कर रहा, ये आ रहा है सर। 3, 4 ये भी नहीं है। 3, 9 बोथ आर ऑड नंबर्स, तो कौन कौन से आ गए, 2, 4, 3, 9। और देखिए ये ढूंढिए, यहां पर मिलेगा आपको कौन सा, 2,
2,4 और 3,9। तो आप देखिए ये दोबारा से वही ऑर्डर पेयर आ गया। इट मीन्स रिलेशन जो भी आएगा आंसर वो कहां से आएगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी से। तो इस तरीके से सर रिलेशन ऐसा रूल होता है जो एक्स और वाई के बीच में एक रूल जस्टिफाई करता है कि एलिमेंट ऑफ सेट ए से एलिमेंट ऑफ सेट बी को जोड़ने वाला जो रूल होता है उसी को रिलेशन कहते हैं। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला टाइप है आपका एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए टू बी, एक ऐसा रिलेशन जो सेट ए से सेट बी में है, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। उस रिलेशन को एम्प्टी कहेंगे कब, इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए, कोई भी एलिमेंट सेट ए का इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं होगा। इट मीन्स ऐसा रिलेशन जो पूरा ही का पूरा खाली होगा, मतलब उसके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं करेंगे। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो रिलेशन के एग्जांपल दिए थे उनमें से ये वाला देखिए R2 में ऐसे ऑर्डर पेयर आ रहे थे, कैसे, x इज स्क्वायर ऑफ y, और हमने देखा था वहां कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं था a क्रॉस b में जो इस रूल को सेटिस्फाई करे, तो इसलिए हमने r को इस तरीके से 5 लिख दिया था। दैट वन R2 इज अ एम्प्टी रिलेशन। तो यहां पर देखेंगे जो R2 है वो क्या है, इज एम्प्टी रिलेशन। ध्यान देना, ये एम्प्टी रिलेशन इस तरीके का रिलेशन है जिसमें ए क्रॉस बी का कोई भी ऑर्डर पेयर क्या नहीं करता है, इन्वॉल्व नहीं होता है। इट मीन्स एम्प्टी रिलेशन सबसे छोटा सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं, ए रिलेशन आर इन सेट ए टू बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ, ध्यान देंगे इस बात को, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेट टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेट ए का सेट बी के जो एलिमेंट है वो किस तरीके से रिलेट हो, ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर मैं बोलूं यहाँ 1 2 है और यहाँ पर ए बी है, तो 1 जो है 1 और ए और बी से भी रिलेट करेगा और 2 भी ए और बी से रिलेट करेगा। इट मीन्स यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर ए क्रॉस बी के हर एक ऑर्डर पेयर आएगा। सर कैसे, देखिए एग्जाम्पल नंबर हमने यहाँ पर R4 करा था, रिलेशन 4 जो था इस तरह के ऑर्डर पेयर जिसमें दोनों ऑर्डर पेयर का जो सम होगा वो नेचुरल नंबर आ रहा था। तो हमने वहां देखा था कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो ऑर्डर पेयर थे वो इसके अंदर आ गए थे, और ये पूरा जो सेट था वो ए क्रॉस बी, मतलब सबसे बड़ा सेट, और सबसे बड़ा सेट को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के रिलेशन पढ़ने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट क्यों, इंपॉर्टेंट इसलिए कि जब हम चैप्टर 1.1 में क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे के सारे इन्हीं रिलेशन के ऊपर बेस्ड हैं। अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। सर आपने रिलेशन बताया था, रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है दो सेट ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। बट जब हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो यहाँ दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेट नहीं लेने वाले हम। यहाँ पर हम जो सेट लेंगे वो खुद से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा, मतलब सेट तो दो होंगे पर वो सेम सेट होंगे। तो क्वेश्चन जब करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे हम जब कि सेम सेट पे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। चलिए रिफ्लेक्सिव पढ़ते हैं। क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, A relation is said to be reflexive। किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे कब, इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब यदि सभी एलिमेंट सेट ए के किस तरीके से रिलेट हो, रिलेट टू इटसेल्फ, मतलब फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेट टू इटसेल्फ इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब ऐसा रिलेशन जिस रिलेशन में सेट ए के एलिमेंट, सभी एलिमेंट खुद से रिलेट हो रहे हों। एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दिया 1,2 और मैंने बोला था यहाँ पर सेम सेट लेने वाले हैं तो दूसरा सेट भी यही है a इज इक्वल टू 1,2। तो जब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं a क्रॉस a तो आप देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने बना दिया। अब यहाँ कुछ रिलेशन रखे हैं, 5 रिलेशन लिखे हैं हमने R5 तक। अब इनमें चेक करेंगे कि कौन कौन से रिफ्लेक्सिव है और कौन कौन से अदर्स हैं। तो पहले रिफ्लेक्सिव की बात करें, सर आपने बताया था सेट A में जितने एलिमेंट होते हैं सारे के सारे रिलेट करने चाहिए खुद से। अब रिलेट करने चाहिए खुद से का मतलब क्या है कि सेट A के पास 1,2 दो एलिमेंट मौजूद हैं, तो 1 जो है वो खुद से रिलेट करना चाहिए
टू जो है वो खुद से रिलेट करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें 1 1 2 2 भी होगा वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। तो वही फाइंड करने हैं हम। तो देखिए R1 की बात करते हैं। R1 में ढूंढेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन R1 है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले देखिए सेट A पे फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 1 इज रिलेट टू इटसेल्फ, यस दिस वन इज सेटिस्फाई। 2 अनदर एलिमेंट 2 इज रिलेट टू इटसेल्फ। तो हमने देखा A सेट में 2 एलिमेंट थे और दोनों एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहे हैं, तो इस रिलेशन को कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहां पर टिक लगा दे रहा हूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। अनदर को जब हम पढ़ेंगे उनके बारे में तब यहां पर करते जाएंगे साथ के साथ। R2 की बात कर लेते हैं। देखिए R2 में क्या है, फिर वही चेक कर रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो मैंने कहा था हर एक एलिमेंट रिलेट होना चाहिए इटसेल्फ से। तो देखिए 1, 1 इसमें 2 ही एलिमेंट है, मतलब 1 है तो 1 खुद से रिलेट, 2 है तो 2 खुद से रिलेट, अनदर किसी से रिलेट कर रहा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला रिफ्लेक्सिव में जो हमारी रिक्वायरमेंट है बस उसे ही सेटिस्फाई करना चाहिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कितने हैं, 2 एलिमेंट, तो दोनों एलिमेंट खुद से रिलेट होने चाहिए। तो देखिए 1 1 से 2 2 से सेटिस्फाई, अनदर कुछ है उसका कुछ लेना देना नहीं है, ये सर जी ये भी रिफ्लेक्सिव हो गया। थर्ड वन की बात कर लेते हैं सर। इसमें 1 है सर, यहाँ 1, 1 तो पहले ही नहीं है, 2, 2 चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, फॉर ऑल, इसकी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एक एलिमेंट रिलेट करना चाहिए खुद से। अब यहाँ 1, 1 ही नहीं बना तो यहाँ पर क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसकी बात कर लेंगे R4। रिलेशन 4 जो आप दिख रहे हैं 5 है, खाली है। अब सर आपने तो बोला था हर एक होना चाहिए और यहाँ तो 1, 1 भी नहीं है, इवन 2, 2 भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। इट मीन्स एम्प्टी सेट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, R5 की बात कर लेते हैं। तो देखिए 1, 1 है, 1 एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है, 2 खुद से रिलेट कर रहा है, इसके बाद और कुछ भी है उनसे लेना देना नहीं है। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हम तो भाई वही देखेंगे। तो हमारा R5 जो हो गया वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स R1, R2, R5 ये हमारे क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आई होप रिफ्लेक्सिव तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेट A में जितने एलिमेंट हैं वो खुद से रिलेट करने चाहिए, मतलब ऐसा ऑर्डर पेयर होना चाहिए जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, पर जितने A में हैं उतने ही होने चाहिए ऐसे, और इनके अलावा कुछ हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव था। अगर सिमेट्रिक की बात करें तो अ रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, अब इसमें इफ के बाद की चीज को थोड़ा सा समझना है। इफ A, B बिलोंग्स टू R, यदि कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है A, B रिलेशन R पे मौजूद है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है ये इसको इंप्लाइज करता है कि B, A बिल्कुल इसका उल्टा है, B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R, B, A भी R में बिलोंग्स होना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं। मैंने कहा यदि A, B होगा तो B, A भी होना चाहिए, यदि होगा तभी होना चाहिए, और जब होगा ही नहीं तो क्यों ढूंढेंगे। तो वही बात देखिए, इस चीज को समझाऊंगा अभी। अब यहां पर अब की बार हम इस यहीं से क्वेश्चन को चेक करेंगे। 1, 1 है, इसका उल्टा 1, 1 यही खुद है, 2, 2 है, इसका उल्टा यही खुद है। तो इसका मतलब सर जो भी A, B मिला उसका उल्टा मिल गया वहां पर, बकायदा यहाँ पर खुद ही है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव के साथ साथ सिमेट्रिक भी हो गया। क्या बोला सर, इफ A, B बिलोंग्स टू सेट R देन B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अब इसको थोड़ा सा ना देखिए समझना यह है, जब A, B मौजूद होगा तब B, A ढूंढेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में A, B है ही नहीं तो B, A नहीं ढूंढेंगे, उसने हमारी कोई प्रॉपर्टी खत्म नहीं करी, मतलब हमें अगर नहीं मिला तब सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। अभी क्वेश्चन में देखेंगे, क्लियर होगी ये डाउट भी आपकी। देखिए 1, 1 है, इसका उल्टा 1, 1 ये खुद है, 2, 2 है, इसका उल्टा 2, 2 ये खुद है। अब इसे देखिए 1, 2 बिलोंग्स टू सेट R2 बट 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू R2। देखिए 1, 2 है, बस इसका उल्टा कहाँ है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। इस बात को समझेंगे, ये सिमेट्रिक नहीं है। R3 की बात कर लेते हैं। 1, 2 है
और इसका उल्टा 2,1। सर जी है, मिल गए, तो ये सिमेट्रिक है। जो एलिमेंट मिलेगा उसका उल्टा भी मौजूद होना चाहिए, अगर उल्टा मौजूद नहीं है तब कटेगी ये प्रॉपर्टी। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये काफी जगह पर यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं बच्चे कि फाई रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सारी काट देते हैं। इसको समझना है, यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसका उल्टा कैसे देखेंगे। इट मीन्स इसने हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्कार्ड नहीं किया है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। ध्यान दीजिए, एम्प्टी सेट इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सर क्यों ऐसा? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में चीजें ढूंढनी पड़ती है कि होनी ही होनी चाहिए, उसमें रिस्ट्रिक्शन है कि हर एक एलिमेंट अपने से रिलेट होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में। बट सिमेट्रिक में पहले कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए बी होगा तभी बी ए ढूंढेंगे। अब जब यहाँ कुछ ही नहीं है तो हम क्यों ढूंढे कुछ भी। ठीक, अब देखिए लास्ट वन में 1,1 है, इसका उल्टा ये खुद है। 1,2 है, इसका उल्टा 2,1 मौजूद है। बिल्कुल सर, 2,2 है, इसका उल्टा ये खुद है। इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक है। तो देखिए आई होप सिमेट्रिक भी समझ गए होंगे। सिमेट्रिक में इफ a, b belongs to set R then implies that b, a also belongs to set R। ठीक है, सिंपल था। ट्रांजिटिव के ऊपर बात करते हैं। अ रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ, अब इसमें भी वही इफ वाली बात है, इफ a, b r belongs to R and b, c belongs to R। अब यहाँ पर एक चीज नहीं होनी चाहिए, अगर a, b बिलोंग कर रहा है R में और फिर वहीं से जहां b छूटा b, c belongs to R, this implies that जब ये दोनों होंगे तभी ढूंढेंगे। मैंने कहा देखो इन दोनों चीज में जब चीजें हमें जो चाहिए वो होनी चाहिए तभी ऐसा करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट a, c also belongs to R। जब a, b होगा, b, c होगा तभी बोलेंगे कि a, c भी मौजूद होगा वहां पर। तो देखिए इसी चीज को सेटिस्फाई करवा के देख रहे हैं। फर्स्ट में देख रहे हैं 1,1 मौजूद है, बिल्कुल सर। फिर इसके बाद आगे चलेंगे, 1 से कोई एलिमेंट ही नहीं है। देखिए फर्स्ट वन है, इसी के यहां से स्टार्ट होना चाहिए कोई, अगर ये दोनों मिलेंगे तभी ये ढूंढेंगे। अगर ये एक भी नहीं मिला इनमें से तो आगे हम चलेंगे ही नहीं, तो वो तब तक ट्रांजिटिव होगा पहले से ही। जो हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव। ठीक, तो देखिए 1,1 है, अब आगे कोई 1 से स्टार्ट ही नहीं है तो हम चेक ही नहीं करेंगे। 2,2 है और कोई 2 से स्टार्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब इसने हमारी जो ये प्रॉपर्टी है इसको डिस्कार्ड नहीं किया है, इसका मतलब इसने कुछ नहीं किया है, तो ये ट्रांजिटिव है। सर ट्रांजिटिव क्यों कह रहे हैं? मैं बार बार बोल रहा हूं, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। कैसे? सर रिफ्लेक्सिव में तो हमें जो कंडीशन है वो फुलफिल करानी ही करानी है। क्या कि होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन है कि सारे एलिमेंट के सेम ऑर्डर पेयर होने चाहिए। बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या है, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, अगर ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए, अगर ये है तभी होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज है हमारी। ठीक है, अब यहाँ आगे देख लेते हैं। इस वाले में 1,1 है, 1,2 है। देखिए 1,1 और फिर 1,2, तो इससे ए और सी क्या बना? देखिए 1,1 बिलोंग कर रहा है और फिर यहीं से स्टार्ट है 1,2 भी बिलोंग कर रहा है, तो ए और सी क्या बनेगा? 1,2। अब 1,2 ये रहा, देखो है जी, बिल्कुल सही, सेटिस्फाइड। 2,2 है और आगे 2 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है कहीं भी, तो इसका मतलब इसने सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी, ये ट्रांजिटिव है। यहां देख लेते हैं 1,2 है, थोड़ा सा यहाँ देखना, यहाँ क्लियर होगा आपको। 1,2 है, अब 2 से नेक्स्ट ऑर्डर पेयर स्टार्ट है, 2,1 है। देखिए 1,2 है और 2,1 है, तो अब ए सी क्या बनने वाला है? 1,1 बिलोंग करना चाहिए था, बट 1,1 तो हो ही नहीं रहा है। मतलब ए बी है और बी सी है, बट ए और सी नहीं है, मतलब 1,1 नहीं है। इसका मतलब सर ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब आगे देखते हैं, फिर R4, देखिए R4 फिर दोबारा से आ गया, एम्प्टी रिलेशन फिर अपने प्रॉपर्टी को लेकर आ गया कि सर जब ये दोनों होंगे तभी चेक करेंगे। अब इसमें तो कोई भी नहीं है, तो इसने डिस्कार्ड नहीं करी, क्योंकि इसको हमने रिक्वायर्ड चीजें दी ही नहीं,
तो ये ऐसा रिलेशन ट्रांजिटिव रहेगा तब तक, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक तब तक रहेंगे जब तक वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो पाए, तब तक वो हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई डिस्कार्ड नहीं कर रहा है, तो ये भी ट्रांजिटिव है। मतलब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि एम्प्टी रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बोथ। अब 5 वाले की बात करते हैं। देखिए हम ट्रांजिटिव ढूंढ रहे हैं, 1,1 है, 1,2 है, तो 1,2 भी मौजूद है, बिल्कुल। 1,2 है, 2,1 है, तो 1,1 भी मौजूद है, बिल्कुल सही। 2,1 है, आगे कोई है ही नहीं ऐसा, ठीक। 2,2 है, 2 से कोई स्टार्ट ही नहीं है आगे, या 2,1 है तो 1,2 भी मौजूद है। इसका मतलब इसने भी हमारी ट्रांजिटिव की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करी है, तो ये रिलेशन भी क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ये एग्जाम्पल मैंने सारे बता दिए कि कौन से रिफ्लेक्सिव होंगे, कौन से सिमेट्रिक होंगे और कौन से ट्रांजिटिव होंगे। तो इसको एक बार अगर मैं शॉर्ट टर्म्स में बोलूँ तो देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऐसा रिलेशन है जिसमें सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेम ऑर्डर होना चाहिए, हर एक का होना चाहिए। एक भी छूट गया तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर हर एक है और इसके अलावा कोई फालतू भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी रिफ्लेक्सिव होगा। बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में थोड़ी सी चीजें अलग हैं। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या है, सिमेट्रिक में ए बी होना चाहिए तब बी कॉमा ए ढूंढेंगे, जब होगा तभी ढूंढेंगे, अगर नहीं है तो फिर भी सिमेट्रिक है। ऐसी ट्रांजिटिव के बाद जब सर ए कॉमा बी मौजूद होगा, सर बी कॉमा सी मौजूद होगा, तब ढूंढेंगे ए और सी। अगर मौजूद इनमें से कोई भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक वो ट्रांजिटिव है। जब तक हमारी प्रॉपर्टी को डिस्कार्ड नहीं होता तब तक वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, ठीक। अब लास्ट टाइप की बात कर लेते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपका जो क्वेश्चन आने वाला है ना बोर्ड एग्जाम में, वो 4 से 6 नंबर का इसी टॉपिक का नाम लेकर आने वाला है कि सो दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट। तो देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन कोई नया नहीं है, बस उसमें क्या है, a relation which is reflexive, symmetric and transitive are called equivalence relation। मतलब ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव हो, जो तीनों की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता हो, ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस कहलाएगा। इसकी कोई वैसे अपनी प्रॉपर्टीज नहीं है, ये इन्हीं पे बेस्ड है कि जो रिलेशन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा रिलेशन इक्विवेलेंस कहलाएगा। तो अब जब हमारे पे जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि सो दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंट और नॉट, तो हम तीनों को चेक करेंगे और जो रिलेशन हमारा तीनों सेटिस्फाई करेगा उसको हम क्या कह देंगे, इक्विवेलेंस कह देंगे। तो देखिए, अगर हम इन पे बात करें तो हमारा R1 जो है वो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा था, इट मींस R1 हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और अगर बात करें R5 भी हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। बाकी ये नहीं है हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरीके से हमने आज रिलेशन को पूरा पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, और कोई आपकी एडवाइस है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, क्योंकि हम 12th का ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आपके जैसे कमेंट रहेंगे उसी के साथ हम अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगले पार्ट में हम इस 1.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, और इसी टाइप से हम इसकी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचें। देखिए, 12th है और हम चाहते हैं कि आप अच्छे नंबर लाएं और भारत का नाम रोशन करें। थैंक यू।